बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से अपने अपने घरों में होंगे। मैं हूँ तहमीना वकील और मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5th लेक्चर के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ पीके के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीके। पीके की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के क्या कहेंगे उसे कांस्टेंट्स आ जाएंगे। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, के आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, दैट इज़ द कांस्टेंट टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। Kb, that is the constant to determine the strength of base, and Kw, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, that is the ionic product of water। तो ये तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट्स हैं, they all are normally exist in very small values with the exponential powers क्या होती हैं कि जैसे आपके पास कोई भी डिजिट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, ठीक है, उसके साथ 10 रेज़ की पावर में कोई भी आंसर लिखा जाता है जैसे -6। अब एक्चुअली ये क्या था, ये था 0.0000002, ठीक है। जितने डिजिट हमने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, जैसे आप यहाँ पे इस साइड पे से मूव करवाओगे तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करवाया तो 10 रेज़ की पावर -6 जो है वो इसके ऊपर अटैच हो गया। तो ये जो आपके पास 2 × 10 रेज़ की पावर 6 है, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है ना। अब इस स्मॉल वैल्यूज़ को हम इस तरह से रीड नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो तमाम के तमाम आपके पास कांस्टेंट्स हैं या तमाम वैल्यूज़ हैं, उसके साथ सिंबल ऑफ पी यूज़ कर लेती हैं। जब आप किसी भी चीज़ के साथ पी का सिंबल यूज़ करते हैं तो पी का सिंबल यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम उस क्वांटिटी का नेगेटिव लॉग ले रहे हैं। टेकिंग द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द क्वांटिटी इज़ टू पुट द सिंबल ऑफ पी विथ दैट क्वांटिटी। अब जैसे आपके पास देखें डिफरेंट कांस्टेंट्स थे, के ए का जब हमने नेगेटिव लॉग लिया तो क्या बन गया, पी के ए। फिर हमने के बी का लिया तो के बी का नेगेटिव लॉग लेने से क्या बन गया, पी के बी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, मतलब कोई भी क्वांटिटी हो और उसकी कंसंट्रेशन को जब हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो ये आपके पास एसिड से आई, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर स्मॉल होगी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जब उसका नेगेटिव लॉग लेंगे देन इट विल बी पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। सो यू आर वेरी फेमिलियर विद द टर्म पीएच, आपने बहुत दफ़ा यूज़ की हुई है 9th में 10th में एफएससी लेवल पे कि पीएच क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की। हमने एसिडिटी फाइंड करनी है तो हम वो पीएच के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास OH। जैसे आपको पता है कि बेस जो है इट गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, तो अगर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगी तो आपके पास वो बेसिक होगा, उसका अगर नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास POH की वैल्यू आ जाएगी। तो दीज ऑल आर द कांस्टेंट्स जो कि अराइज होते हैं बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ दिस क्वांटिटीज़। और ये हम नेगेटिव लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं और उनको रीडेबल बनाया जा सके। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है,
ये देखें यहाँ पे एग्जांपल है Ka फॉर फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब चूँकि ये एसिड है तो इसके लिए Ka की वैल्यू है, इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये -4 में है, -4 चूँकि ये 10⁻⁻⁴ में, तो इसका मतलब ये 0.00018 इस तरह से थी ये वैल्यू, जो कि रीड करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास Pka लिया गया है। Pka क्यों लिखा है, क्योंकि हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं Ka का। Ka क्या था, 1.8 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो हम Ka की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास Pka आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ठीक है। अब यहाँ पे हमने Ka की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, और जब इस क्वांटिटी का नेगेटिव लॉग लिया जाएगा देन द आंसर विल बी 3.74। नाउ 3.74 इज़ अ रीडेबल क्वांटिटी, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू है और उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी अगर बड़ी होगी तो उसका नेगेटिव लॉग स्मॉलर होगा, और अगर वो क्वांटिटी लार्जर होगी तो उसका नेगेटिव लॉग जो है वो स्मॉलर होगा, वाइस वर्सा, मतलब ये चीज़। अब देखिए आपके पास क्या है, एसिडिक एसिड का Pka क्या है 4.74, और HCN इसका नेगेटिव Pka क्या है 9.40। अब देखिए आपके पास जो Ka है वो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी स्मॉल वैल्यू है उतना ही एसिड वीक होगा। अब ये जो बात थी ना Ka और Pka, देखिए Pka इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स टू Ka। अब स्मॉल Ka वैल्यू आई तो Pka की वैल्यू बड़ी आई, लार्ज Ka आया तो Pka की वैल्यू स्मॉल आई। तो कोई भी एसिड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कोई भी कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी Pka की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। Pka विल बी डिक्रीजिंग। ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और Pka की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी किसके लिए, जो कि वीक है, वीक एसिड है। तो यहाँ पे आपके पास एसिडिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज़ कम्पेयर टू HCN, तो इसकी Pka की वैल्यू बड़ी है, ठीक, सॉरी छोटी है, और HCN जो कि वीक एसिड है उसकी Pka की वैल्यू बड़ी है। सिमिलर इज़ द केस विद बेस, ठीक है। वही जो हमने एसिड के लिए किया, जितनी लार्ज की Kb वैल्यू होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जितनी स्मॉल Kb वैल्यू होगी उतनी ही वो वीक बेस होगी, ठीक है। तो आपके पास एक जनरल रूल आ गया, दैट इज़ द स्मॉलर द नेगेटिव लॉगरिथम द लार्जर द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज़ PHNPOH। हमें मालूम है कि वाटर नॉर्मली कंडक्ट नहीं करता, आयनाइज नहीं होता, बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी आयनाइज्ड, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये आपके पास क्या है, वाटर की ऑटो आयनाइजेशन है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, जिसमें के वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन में और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल आयन में। इट इज़ दिस रिएक्शन इज़ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब अगर हम इस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स, और ये आपके पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स।
सो आपके पास जो के सी का एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के लिए वो किस चीज़ के इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट्स क्या हैं, इसके लिए प्रोडक्ट्स हैं आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और रिएक्टेंट्स क्या हैं आपके पास, रिएक्टेंट इज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, चूँकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो इसका स्केयर ले लिया है, वाटर का स्केयर। ठीक है, अब आपको पता है द कंसंट्रेशन ऑफ water, the concentration of water is 55 mole per decimeter cube at room temperature। तो चूँकि इस रिएक्शन के दौरान बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो आयनाइज्ड होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट है और इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद के सी। तो आपके पास इस केस में ये के सी और वाटर इन दोनों को कंबाइन करने से एक नया कांस्टेंट अराइज होता है विच इज़ के डब्ल्यू। सो के डब्ल्यू आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, के डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब ये जो के डब्ल्यू है ये किस चीज़ के इक्वल है आपके पास, इट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है। सो के डब्ल्यू इट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम इसके लिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लें, पहले आपके पास मैंने जो पीछे रिएक्शन बताया था उसमें के डब्ल्यू को H3 के इक्वल किया हुआ था, मतलब मैंने ये रिएक्शन लिखा था दैट इज़ के डब्ल्यू इट इज़ इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोनियम आयन मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, हाइड्रोजन आयन, और साथ में आपके पास आ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो इनकी एट रूम टेम्परेचर पे मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है 1 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ऐसा कि जिस केस में आपके पास फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस you have hydrogen ion concentration equals to हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। चूँकि ये जब दोनों इक्वल होंगे तभी आपके पास वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन है, हम हाइड्रोजन की जगह भी हाइड्रोक्सिल की जगह भी हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो हाइड्रोजन का स्केयर बन जाएगा, और इस केस में हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल लगा देते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल का स्केयर बन जाएगा। मतलब कि आप इस इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल की जगह पुट कर लो और हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल की जगह पुट कर लो। ठीक है, किसी भी तरह वो पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्केयर या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन स्केयर। तो ये इक्वल है 1 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन पर डेसीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं, मतलब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसे डिवाइड करके 2 से। जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में मतलब स्केयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
और आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन, सॉरी इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग है, इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, इसका भी। तो जब हमारे पास ये इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास 1 × 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसा रिएक्शन कि जिसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो उस केस में उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 × 10⁻⁻7 के इक्वल होगी। इसी तरह ये भी 1 × 10⁻⁻7 के इक्वल होगी। नेक्स्ट आ जाता है द पीएच स्केल, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच एंड पीओएच। अभी हमने जब वाटर ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर या KW दैट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात की, तो उस केस में हमारे पास दो चीज़ें आई हैं। एक आई आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और दूसरी आई आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और जैसे आपने देखा ये दोनों की दोनों कंसंट्रेशंस जो थी वो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 में थी, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यूज़ थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। तो जब आपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया तो आपके पास क्या अराइज़ हुआ, पीएच। और जब आपने हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का लॉग लिया तो आपके पास क्या अराइज़ हुआ, पीओएच, ठीक है। तो ये आपके पास पीएच और पीओएच आ जाते हैं। आप P की जो वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्मॉल क्वांटिटी होगी उसका आंसर बड़ा आता है pK का। क्यों? क्योंकि आपके पास ये देखें pKa इट इज़ इक्वल्स टू log ऑफ 1/Ka, तभी ये माइनस लॉग होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं रिलेशनशिप, मतलब एक आपके पास अगर बड़ी वैल्यू है तो दूसरी आपके पास छोटी वैल्यू होगी। सिमिलरली जैसे हमने KW पढ़ा, तो KW का अगर नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास PKW आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि KW, तो आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो KW के इक्वल होता है। अब अगर हम इन दोनों का नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग पीएच के इक्वल होगा, ओएच का नेगेटिव लॉग ओएच के इक्वल होगा। और जब दो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई, मतलब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनका लॉग जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास पीएच प्लस पीओएच इट इज़ इक्वल्स टू PKW इज़ इक्वल्स टू 14। तो ये बहुत ही एक फेमस एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है, पीएच प्लस पीओएच इज़ इक्वल्स टू 14। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके पास पीएच नोन हो, ठीक है, तो इससे पीओएच निकाला जा सकता है। अगर आपके पास जो है वो ओएच कंसंट्रेशन फाइंड हो तो उससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसको मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ एक छोटी सी, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ से आप इसकी pH निकाल लें। सो pH इज़ इक्वल्स टू माइनस log ऑफ 1 × 10⁻⁻3। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है, pH प्लस POH इज़ इक्वल्स टू 14। तो POH किस चीज़ के इक्वल आएगी, POH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 3। सो द POH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ 11। सो अगर आपको एक चीज़ पता हो तो हम दूसरी चीज़ इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पता है तो पीएच निकाल सकते हैं, और अगर पीएच पता है तो उससे फिर पीओएच, और अगर हम पीओएच हमें पता हो तो पीओएच से जो है वो मज़ीद आगे हम इसकी
हाइड्रोक्सिल, इससे जो है वो फिर हम इसकी OH कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इट इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ POH। ठीक है, अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास इस केस में आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻11। सही। तो यह इस तरह से हमें अगर एक क्वांटिटी पता हो तो उससे हम दूसरी क्वांटिटी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। KW आपके पास आया है by taking the product of hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration which is equals to 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम इस दोनों साइड का नेगेटिव लॉग ले लेंगे, ठीक है, तो आपके पास देखें KW का नेगेटिव लॉग है तो वो माइनस लॉग ऑफ KW आ गया। हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे आ गया माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फिर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। तो ये जो ऊपर वाली पूरी की पूरी इक्वेशन है इसका हमने यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले लिया। अब देखिए आपके पास ये जो लॉग है इसको सॉल्व किया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखें जो आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर है उसको पहले लिख लेंगे। जब लॉग सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले लिख लेते हैं। तो ये आपके पास पावर आ गई -14। उसके बाद आपने नेगेटिव लॉग लेना है किसका, नेगेटिव लॉग ऑफ 10, ये सॉरी माइनस गलती से लिखा गया है। लॉग ऑफ 10 इज़ 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -14 - 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 14। तो ये जो आपके पास 14 आंसर आया है ये PH और POH, मतलब ये आपके पास माइनस log of KW is equals to PKW minus log of hydrogen ion concentration is equals to PH and minus log of OH is equals to POH। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई है PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अब ये जो PH है इट डिस्क्राइब द एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास एक रेंज है 0 से 14 की। ये देखिए आपके पास एक रेंज गिवन है। ऐसे सॉल्यूशन जो कि एसिडिक होते हैं उनके लिए pH लेस देन 7 है। ऐसे सॉल्यूशन जो बेसिक हैं उनके लिए pH ग्रेटर देन 7 है और फॉर न्यूट्रल द pH इज़ इक्वल्स टू 7। तो अगर हम pH स्केल की बात करते हैं तो pH स्केल आपके पास एक स्केल है विच रेंज फ्रॉम 0 to 14, और इस केस में आपके पास दो रीजन्स आ जाते हैं। एक वो कि जिसमें आपके पास pH जो है वो 0 से 7 की रेंज में होती है, ठीक है। तो उसको हम यूँ कह सकते हैं इफ़ द pH इट इज़ लेस देन 7 से जो कम होगी देन इट लाइज इन दिस रीजन एंड इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक, ठीक है। दूसरा हमारे पास रीजन आ जाता है इन विच pH इज़ ग्रेटर देन 7। तो जब pH ग्रेटर देन 7 आ जाएगी तो वो हमारे पास रीजन आ जाता है विच इज़ इन बेसिक रीजन, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है 7 पे जो कि इन बिटवीन ये pH स्केल का सेंट्रल पॉइंट है फॉर विच द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इस केस में आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻17, ठीक है। तो जो हमने पहले पढ़ी थी स्टार्ट में, तो जब 1 × 10⁻⁻7 पे आ जाती है तो उस केस में आपके पास सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ये मैं अब आपको बुक से ज़रा कंपेयर करवाती हूँ कि किस तरह से डिफरेंट टेबल में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप ये बुक में देखें तो हमारे पास ये एक टेबल है जो रिलेशनशिप बता रहा है अबाउट
हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये तमाम के तमाम जो हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को शो किया गया है। अब अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10, जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए पीएच माइनस में आएगी, -1। अगर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 10 × 10⁻⁻1, तो उसके लिए पीएच आपके पास 0 आएगी। और इसी तरह से करते करते 10⁻⁻6 के लिए 6 आएगी। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके पास एसिडिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपके पास पीएच कम होती जा रही है, ठीक है, मतलब pH, if the pH it is less than 7 तो वो एसिडिक है, बट pH मज़ीद कम होती जा रही है 7 से, तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस केस में आपके पास एसिडिटी इंक्रीजेस। तो अगर आपके पास इस तरह के तमाम सॉल्यूशन होंगे तो इस केस में एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा आपके पास आ जाता है बेसिक में। अब देखें अगर आपके पास 10⁻⁻7 है तो उस केस में जो pH है इट इज़ 7 और वो आपके पास न्यूट्रल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इंक्रीज़ कर रही है pH, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है और OH कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो उस केस में आपके पास जैसे 10⁻⁻8 है तो 8 है pH, 9 है तो 9 है। अब टिल आपके पास 10⁻⁻14 है तो उस केस में pH जो है 14 है। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें तो इस केस में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के हिसाब से जितने हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उतना ही बहुत ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो बेसिसिटी इंक्रीज़ कर रही है डाउन, मतलब आपके पास pH इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 7 और वो 14 की तरफ जा रही है, तो उस केस में आपके पास बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, बिकॉज द बेसिसिटी इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है आपके पास बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है बुक में, देखें ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3.1, व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब यहाँ पे HCl है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। सो pH हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय सिंपली टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका नेगेटिव लॉग लें, आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH, POH, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड POH फॉर 0.010 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। चूँकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। अब ये देखिए आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 0.010 जो कि 10⁻⁻2 बनेगी। अब इस केस में हम नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, तो ये आपके पास pH किस चीज़ के इक्वल आ गई है? pH इज़ इक्वल्स टू 2। अब जैसा कि हमें पता है कि pH प्लस POH इट इज़ इक्वल्स टू 14। तो इस केस में आपके पास देखिए pH किसके इक्वल है? 2 के, तो POH किस चीज़ के इक्वल होगी? POH इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 2 दैट इज़ 12। ठीक है, तो ये आपके पास POH आ गया। अब चूँकि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, एज यू नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इट इज़ इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻2 और
हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन आपने फाइंड करनी है 1 × 10⁻⁻14। तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन किस चीज़ के इक्वल होगी? इट इज़ 1 × 10⁻⁻14 divided by 1 × 10⁻⁻2. So here the answer will be 1 × 10⁻12 मोलर। ठीक है, तो हमने POH भी फाइंड कर PH भी फाइंड कर ली, POH भी फाइंड कर ली, हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन भी फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, that is the hydrogen ion concentration of a fruit juice is 3.3 × 10⁻⁻2. what is the pH of the juice? is it acidic or basic? अब देखिए यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन गिवन है, सिंपली इसकी pH हम फाइंड आउट करेंगे बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑफ 3.3 × 10⁻²। इसका लॉग ले लें। ठीक है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1.48। बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सो द आंसर विल बी 1.48। उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ पीएच। अभी तक हमने देखा था कि पीएच जो है वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या मेथड है जिसके थ्रू जो है पीएच फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है इंडिकेटर मेथड और एक है आपके पास पीएच मीटर मेथड। ठीक है, इंडिकेटर मेथड क्या होता है कि हम पीएच पेपर एक मिलता है जिसके जो कि कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, जिस सॉल्यूशन का हमने पीएच फाइंड आउट करनी है उस सॉल्यूशन के अंदर उस पीएच पेपर को डिप्ट किया जाता है। उस सॉल्यूशन को टेस्ट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखिए हम मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, इसमें तीन अलग ABC 3 सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि इसमें पीएच पेपर को मैं डिप करूँगी। ठीक है, उसके बाद A में डिप किया, B में, C में, और फिर उसके बाद उसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कलर प्रोड्यूस्ड होता है पीएच पेपर से उसको मैच किया जाता है विद द स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड आपके पास इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क होती है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कलर्स शो हुए हुए होते हैं और उसके ऊपर उसकी पीएच लिखी होती है। जैसे ये है 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 14, इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक का जो कलर है ये 1 से इसकी रेंज में है, ये इसमें, इस तरह से आपके पास ना डिफरेंट रीजन्स होते हैं। तो आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन का पेपर था आप उसको जाके मैच करोगे उस स्ट्रिप को कि वो किस कलर से मैच कर रही है। जिस कलर से वो मैच करेगी उस पीएच का वो सॉल्यूशन होगा। कुछ केसेस में नंबर ऑफ नॉन बफर सॉल्यूशंस जिसकी पीएच नॉन हो वो प्रिपेयर की जाती है। जैसे एक आपके पास बफर सॉल्यूशन है, उसकी पीएच है 4.5, एक है उसकी है 6.5। ठीक है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर यूज़ किया जाता है और वो उसके अंदर जाके एक ख़ास स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है। फिर आपने जिस टेस्ट सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करनी हो उसके कलर को इन स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन के कलर के साथ मैच कर दिया जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड था, दैट इज़ द इंडिकेटर मेथड। ठीक है, दूसरा आपके पास रहता है पीएच मीटर मेथड। पीएच मीटर मेथड जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक आपके पास प्रॉब है। ठीक है, एक इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है ये वाला, और दूसरा आपके पास कहलाता है प्रॉब स्पेशल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जिसके अंदर ग्लास मेम्ब्रेन है विच अलाउ द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस थ्रू इट। ठीक है, इधर नीचे आपके पास यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन की आपने पीएच फाइंड आउट करनी होती है। सो प्रॉब क्या है, इसकी आपको पोटेंशियल पता होता है स्टैंडर्ड का
ठीक है। ये जो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल आपको पता होता है, और जो प्रॉब का पोटेंशियल जो डेवलप होगा ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे रीड करेंगे पीएच रीडर में। ठीक है। तो अब इस केस में नॉर्मली जो हम रेफरेंस सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट HCl सोल्यूशन यूज़ करते हैं, वो इसमें माइग्रेट करेगा और आपके पास एक ख़ास पोटेंशियल डेवलप होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन से किस किस के दरमियान, एक आपके पास स्टैंडर्ड और दूसरा प्रॉब, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो हमें बताती है कि इसकी पीएच की रीडिंग क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ये चैप्टर था कंप्लीट, दैट इज़ एसिड बेसिस। इसमें हमने डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट देखे अबाउट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ठीक है, हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, उसके बाद हमने किस तरह से इनकी एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ मेजर की जा सकती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस ये देखी। ठीक है, फिर हमने देखा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस शोन बाय एसिड एंड बेसिस, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो स्मॉल होती हैं और उसको हम रीडेबल बना सकते हैं बाय टेकिंग इट्स नेगेटिव लॉग, जो कि पीके की फॉर्म में आ गई। तो pKa, pKb, pKw एंड सो ऑन। उसमें फिर एंड में हमने डिस्कस किया अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ pH, के pH क्या होती है, एंड pH इज़ एसोसिएटेड विद द एसिडिटी। ठीक है, कि कोई भी सोल्यूशन है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को हमने कंपेयर करना हो तो हम वो इससे कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में छोटा सा टॉपिक हमने देखा कि उस पीएच को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है एसिड बेसिस का। आई होप सो कि इस लेक्चर से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी पॉइंट रह गया है, कोई बात प्रॉब्लम कर रही है, देन यू आस्क मी इन फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सो तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़।